Bismillahirrahmanirrahim. Now in the statistical principles and research methodology, we are going to start some other test which is included simple and multiple linear regression. In this test, we will discuss the regression model in the simple form and multiple form. Now first of all, we will discuss what is their introduction. In many clinical or practical setting, research does not have full control over the डिज़ाइन ऑफ स्टडी. यानी जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो हम कंट्रोल ट्रायल करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. अब इसी तरीके से ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ यूज़ सेकेंडरी डेटा. ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में सेकेंडरी डेटा होता है कलेक्टेड फॉर नॉन रिसर्च पर्पसेस, लाइक फॉर एग्जांपल जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स होती हैं पेशेंट के हवाले से, और जो उनके क्लिनिकल चार्ट्स होते हैं, पेशेंट्स की फ़ाइल होती हैं, पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है, वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में यानी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाता है. इन सम स्टडी डिज़ाइन एथिकल कंसिडरेशन प्रोहिबिट रिसर्चर फॉर रैंडमाइजेशन ऑफ स्टडी. और कुछ ऐसे स्टडी डिज़ाइन होते हैं जिसमें एथिक्स ये कहता है कि नहीं, आप इसमें रैंडमाइजेशन नहीं कर सकते. आपने एक ग्रुप को प्लेसिबो देना है और एक ग्रुप को टेस्ट ड्रग देनी है. इन दीज इंस्टेंसेस मोस्ट क्लिनिकल एंड एकेडमिक रिसर्चर अप्लाई मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड. तो अब क्या करें कि रिसर्च के में अनबायस्ड रिजल्ट्स आएँ, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें. ऐसी सूरत में फिर हमारे लिए ये होता है कि हम जो वॉट एवर द टेस्ट वी आर डूइंग और द रिसर्च वी आर डूइंग इन क्लिनिकल एंड एकेडमिक रिसर्च, वी अप्लाई मोर सोफिस्टिकेटेड methods ऑफ रिसर्च एंड मोर सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल methods. Potential source of bias are included in the statistical analysis and used to adjust for any unwanted effect. अब क्योंकि स्टडीज़ जो है वो कंट्रोल है लेकिन प्रॉपरली कंट्रोल नहीं है, हम कर नहीं सकते, फुल कंट्रोल कर नहीं सकते स्टडी को, तो उसमें कहीं ना कहीं बायस आने का ख़दशा मौजूद होता है. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट बायस वी हैव टू एडजस्ट दैट बायसेस. सो एनी पोटेंशियल सोर्स ऑफ बायस आर रिमूव्ड स्टैटिस्टिकली और एवरेज आउट, या तो उसको एवरेज आउट करें या फिर उसको स्टैटिस्टिकली रिमूव करें. उसके लिए हम ये रिग्रेशन मॉडल को यूज़ करेंगे. Now regression analysis. Statistical analysis used to account for sources of bias is regression analysis or linear regression analysis. तो वो टेस्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसमें हम बायस को रिग्रेस करें यानी कम करें, वो टेस्ट जो है दरअसल रिग्रेशन एनालिसिस या लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस कहलाता है. Provides brief discussion of bias and inefficiency that may result from bivariate analysis. यानी दो वेरिएबल के दरमियान अगर किसी किस्म का कोई बायस आ रहा है या इनएफिशिएंसी आ रही है तो उसको डिस्कस करके उसको किस तरीके से एडजस्ट किया गया है वो यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस में डिस्क्राइब किया जाता है. रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी कैटेगराइज एज नंबर 1 सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड नंबर 2 मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. तो हम रिग्रेशन एनालिसिस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. अब हम देखते हैं एक एक करके कि इन दोनों में फ़र्क क्या है. उससे देखने के लिए पहले हम एक केस सिनेरियो देखते हैं. कंसिडर द स्टडी हु यूज इंटरव्यू एंड कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च मेथड्स टू एग्जामिन द प्रेवलेंस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ अमंग पॉपुलेशन इन 2 प्रोविंसेस. तो एक स्टडी की गई जिसमें इंटरव्यू किए गए पार्टिसिपेंट्स के, उन पार्टिसिपेंट्स के जिनको डायबिटीज़ और CVD का प्रॉब्लम था इन 2 डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री. 1046 इंटरव्यूड, यानी टोटल जो लोगों के इंटरव्यू किए गए 1046 इंडिविजुअल्स के किए गए. स्क्रीन 403 फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस एंड CVD, जिसमें से 403 थे जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मौजूद थे. आफ्टर एलिमिनेटिंग मिसिंग वैल्यूज़ द डेटा सेट कंटेन 366 ऑब्जर्वेशन. तो इंटरव्यू में जिन सवालात के जवाब प्रॉपर उनको नहीं मिले उनको उन्होंने कहा ये मिसिंग वैल्यूज़ है. तो उसके बाद 403 से भी जब कम किया गया, मिसिंग वैल्यूज़ को हटा दिया गया, तो हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन बच गई 366. डायबिटीज़ मेलाइटस डायग्नोज बाय HbA1c लेवल, यानी डायबिटीज़ में जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था वो ये था कि उनका HbA1c लेवल बढ़ा हुआ है. इसके अलावा वेस्ट हिप रेशो वॉज यूज टू एज ए प्रिडिक्टर फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस हाइपोथेसिस, यानी HbA1c और वेस्ट हिप रेशो. पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट R was 0.2157 in between HbA1c level versus waist hip ratio.
और फिर जब इसका कोरिलेशन जो रिग्रेशन कोरिलेशन मॉडल अप्लाई किया तो उसमें जो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट कहलाता है, जिसको आर भी कहते हैं, आर की वैल्यू आई 0.2157 इन बिटवीन HbA1c लेवल वर्सेस वेस्ट हिप रेशो। तो ये दरअसल कोरिलेशन बता रही है HbA1c और वेस्ट हिप रेशो की, कि इनकी रिलेशनशिप कितनी स्ट्रांग है। यानी इफ़ HbA1c लेवल है हाई और द वेस्ट हिप रेशो इज़ हाई देन द HbA1c लेवल हाई, यानी शुगर ज़्यादा होगी। वेस्ट हिप रेशो कम तो HbA1c लेवल कम। और ना सिर्फ ये कि ये कोरिलेशन डेवलप की गई पॉजिटिव कोरिलेशन, बल्कि ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट थी क्योंकि पी वैल्यू थी लेस देन 0.05। नाउ व्हाट वाज द इशू? Many clinical and health services researcher would argue that relationship between HbA1c versus weight hip ratio is misleading। यानी बहुत सारे हो सकता है क्लिनिशियंस ये कहें कि ये तो कोई रिलेशनशिप जो है वो ख़ास नहीं है और ये एक मिसलीडिंग है। एंड इट इज़ ओवर सिंप्लीफिकेशन बिकॉज, और ये बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। क्यों? नंबर 1, देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू मेजर द ओबेसिटी, फॉर एग्जाम्पल BMI, यानी BMI से HbA1c का रेशो मालूम कर सकते थे या रिलेशनशिप, तो वेस्ट हिप रेशो से क्यों किया? इसके अलावा वेस्ट हिप सरकमफ्रेंस डिपेंड ऑन द बॉडी फ्रेम, लार्ज स्टेचर विल एग्जिबिट डिफरेंट वेस्ट हिप रेशो कंपेयर टू स्मॉल स्टेचर। यानी वो लोग जो लंबे चौड़े होते हैं, यानी जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है और वाइड भी होता है, तो उनका वेस्ट हिप सरकमफ्रेंस या रेशो कुछ और आएगा कंपेयर टू दोज वन हु हैव स्मॉल स्टेचर। तो फिर ये इस वजह से ये रिलायबल नहीं है। इसके अलावा मेल्स टेंड टू हैव लार्ज स्टेचर इन द कंपेयर टू द फीमेल, क्योंकि मेल्स आर मोर मस्कुलर देन द फीमेल। इसके अलावा स्टडी एग्जामिन ओनली 2 प्रोविंसेस, अदर प्रोविंसेस में हैव डिफरेंट वेस्ट हिप रेशो। अगर हम पाकिस्तान के ही ले लें तो अगर हम ये देख लें कि कराची में लोग जो होते हैं वो कंपेयर टू खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जो कि बिल्कुल अफ़गानिस्तान से मिलते हैं, लाइक वज़ीरिस्तान वगैरह का इलाका, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा लंबे और चौड़े भी होते हैं, जबकि कराची में लोग ऐसे नहीं होते। तो फिर वेस्ट हिप रेशो इन दोनों का अलग हो जाएगा। तो ये कोई फिर स्टैंडर्ड नहीं कहला सकता कि वेस्ट हिप रेशो जो है वो कोई स्टैंडर्ड है HbA1c को या शुगर लेवल को डिटरमिन करने का। इसके अलावा वेस्ट हिप रेशो कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लास में भी वेस्ट हिप रेशो डिफरेंट आता है। तो ये भी एक मसला है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? ओमिटेड वेरिएबल्स। ओमिटेड वेरिएबल्स यानी जिनको कंसिडर नहीं किया गया। स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्वेबल फैक्टर्स ओमिटेड, यानी वो वेरिएबल जिनको कंसिडर करना चाहिए था, पता चला वो ओमिट हो गए फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ स्टडी। इसके अलावा कन्फाउंडर्स कुड बी इमिटेड वेरिएबल्स, अगर कोई कन्फाउंडर है पता चला वो भी ओमिट हो गया, अंडर कंसिडरेशन नहीं आया। एंड फ्लॉज इन द स्टडी डिज़ाइन, इसी वजह से क्या होगा? लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। एंड फेलियर टू अकाउंट फॉर द स्टडी पार्टिसिपेंट्स जेंडर, इसी तरीके से अगर पता चला जेंडर मेल फीमेल थे, पता चला उनको कंसिडर ही नहीं किया गया कि मेल में क्या सिचुएशन थी, फीमेल में क्या सिचुएशन थी, पर्टिकुलरली अगर वेस्ट हिप रेशो की हम बात कर रहे हैं। कन्फाउंडर्स को हम दोबारा देख लेते हैं क्या होते हैं। एनी फैक्टर दैट प्रिवेंट्स द रिसर्चर फ्रॉम डायरेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटिंग ए स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स विद इन प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कोई भी फैक्टर जो प्रिवेंट कर रहा है रिसर्चर को कि जो स्टैटिस्टिकल आपने टेस्ट किया है उसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, यानी कोई डाउट तो मौजूद नहीं है रिजल्ट्स में कि ये रिजल्ट्स ऐसे ही आ रहे हैं। अगर कोई डाउट मौजूद है तो कन्फाउंडर मौजूद है, अगर डाउट नहीं है तो इसका मतलब है कन्फाउंडर नहीं है। कन्फाउंडर इज़ ब्रॉडर टर्म देन ओमिटेड वेरिएबल, और ये बहुत ब्रॉडर टर्म है ओमिटेड वेरिएबल के मुकाबले में। एंड इट मस्ट बी एडजस्टेड बाय रिसर्चर फॉर एनालिसिस ऑफ स्टडी, और इसको रिसर्चर को एनालिसिस के वक्त एडजस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ कन्फाउंडर इन स्टडी प्रोवाइड रिजल्ट्स दैट मे डिफर इन डायरेक्शन, क्योंकि अगर कन्फाउंडर को एडजस्ट नहीं किया गया तो जो भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे वो डिफर करेंगे इन डायरेक्शन में, इन मैग्नीट्यूड में एंड इन प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन में, या ये कह लीजिए मिसलीडिंग रिजल्ट्स होंगे और फिर उससे हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते होंगे। स्टडी बायस, रिसर्चर ओमिट्स द वेरिएबल फ्रॉम द एनालिसिस, study will generate estimate for average which is fundamentally different from the population parameter.
विच रिसर्चर इज ट्राइंग टू एस्टिमेट में लीड टू मिसलीडिंग रिजल्ट। अगर स्टडी में बायस आ गया तो पता चला बायस की वजह से रिजल्ट जो है वो एक्चुअल रिजल्ट जो आ रहे हैं वो नहीं आ रहे, और जो रिजल्ट हैं वो मिसलीडिंग है। इन द लैंग्वेज ऑफ स्टेटिस्टिक्स सच सैम्पल एस्टिमेट्स आर सेट टू बी बायस्ड, और उस स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम उसको ये कहेंगे कि ये जो सैम्पल था इसके जो एस्टिमेट्स या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बायस्ड हैं, यानी बायस्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये भी एक फ्लॉ हो जाएगा। नाउ एफिशिएंसी, रिसर्चर्स ऑफन इंटरेस्टेड इन रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ड्रग हो गई और ड्रग का जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, या ड्रग की डोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई और उस डोज से जो इफेक्ट आ रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो कंसिडरेशन ऑफ अदर वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा अगर और कोई वेरिएबल है जो ड्रग के इफेक्ट पर असरअंदाज हो रहा है, सो उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। सो कंसिडरेशन ऑफ अदर वेरिएबल में ऑल्टर द इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। लिहाजा अगर हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की इंटरप्रिटेशन बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वही रिजल्ट जो दे रहा है जो टोटली इंडिपेंडेंट यानी डोज चेंज की वजह से या डोज की ड्रग की वजह से आ रहा है, तो उसके लिए हमें थर्ड वेरिएबल या जो अदर वेरिएबल हैं उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि क्या कोई अदर वेरिएबल ऐसे हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज हो रहा है। और अगर हमने उसको कंसिडर नहीं किया, यानी अगर कोई थर्ड वेरिएबल या फोर्थ वेरिएबल जो ड्रग के इफेक्ट को यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर किसी तरह से असरअंदाज हो रहा था, तो अगर उसको कंसिडर नहीं किया गया तो फेलियर टू हैंडल अदर वेरिएबल इन द एनालिसिस ऑफ स्टडी में जनरेट इनएफिशिएंट रिजल्ट्स। तो फिर जो हमारे पास रिजल्ट्स होंगे वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे। नाउ मॉडरेटर, व्हाट आर मॉडरेटर्स? स्टडी के मॉडरेटर्स यानी जो मॉडरेट कर सकते हैं स्टडी को, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं मॉडरेट करने के लिए। एनी वेरिएबल दैट प्रोड्यूसेस ए मॉडिफाइंग इफेक्ट इज कॉल्ड इफेक्ट मॉडिफायर। इफेक्ट मॉडिफिकेशन इज नोन एज मॉडरेटर इफेक्ट एंड वेरिएबल दैट प्रोड्यूस सच इफेक्ट इज कॉल्ड मॉडरेटर। इफेक्ट मॉडिफायर ऑल्टर द स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी उसको मॉडिफाई करके नॉर्मलाइज एवरेज आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिजल्ट जिस डायरेक्शन में आना चाहिए वो आए। इफेक्ट मॉडिफाइज इज द थर्ड वेरिएबल टू बी कंसिडर्ड, लिहाजा उसको थर्ड वेरिएबल यानी मॉड्यूलेटर को भी कंसिडर करना ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन, वेस्ट हेप रेशो स्लोप। अब ये जो है अगर हम डायग्राम देखें, यहाँ पे HbA1c लेवल वाई एक्सिस पे और वेस्ट हेप रेशो को यहाँ पे लिया गया, और ये जो है वो डिफरेंट पेशेंट्स के वेस्ट हेप रेशो की वैल्यू है, और उसके बाद फिर इस पर एक रीग्रेशन लाइन ड्रॉ की गई जिसमें इसकी R² की वैल्यू ये आ रही है। तो वेस्ट हेप रेशो स्लोप B1 ये इसका फार्मूला, इंटरसेप्ट यानी Y इंटरसेप्ट जो कि ये है, तो XI क्या है इसमें इस फार्मूले में, ऑब्जर्वेशन एट एक्सिस फॉर वेस्ट हिप रेशो, x बार मीन ऑफ x बाई आई यानी वेस्ट हिप रेशो का जो मीन वेस्ट हिप रेशो है, और वाई आई जो है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ऑफ HbA1c, और वाई बार क्या है दरअसल मीन HbA1c लेवल है उनका, जो कि पेशेंट है उनका मीन वैल्यू है। नाउ इसके बाद क्या है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन के बाद सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अब इसमें मॉडल क्या लगेगा, रीग्रेशन एनालिसिस, यानी यही जो लास्ट वाली जो हम बात कर रहे हैं कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन, जिसको जो कि रीग्रेशन मॉडल है, अब हम इसको बात करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन की लैंग्वेज में। रीग्रेशन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड एस्टिमेटिंग ट्रेंड या रिग्रेशन लाइन, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है या रिग्रेशन लाइन ये डिटरमिन की हम कर रहे हैं। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर और OLS इज ए मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस, यानी जो मॉडल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल, उसको OLS मॉडल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मॉडल कहा जाता है। वाई एक्सिस ऑन स्कैटर प्लॉट इज कंटिन्यूस वेरिएबल, और उसके जो कोएफिशिएंट है B0 एंड B1 इज एस्टिमेटेड बाय कैलकुलस मेथड यानी इंटीग्रेशन के जरिए। OLS चूज़ द वैल्यू फॉर स्लोप B1 एंड इंटरसेप्ट B0, यानी उसमें जो लाइन का जो स्लोप है वो B1 है और वाई इंटरसेप्ट जो है वो B0 है, टू एंश्योर ट्रेंड लाइन इज़ क्लोज टू द मिडिल ऑफ द डेटा इन स्कैटर प्लॉट। तो मेक श्योर करता है कि ये जो लाइन है तमाम डेटा के बिल्कुल सेंटर में प्लॉट
की गई है। नो ओवर एंड अंडर एस्टिमेशन इज़ डन, यानी ये सेंट्रल लाइन इसलिए है ताकि डेटा जो है वो ना ओवर एस्टिमेट हो ना अंडर एस्टिमेट हो, बल्कि बीच में एक एवरेज आउट हुआ हो। सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऑफ वेस्ट हिप रेशो एंड HbA1c लेवल। जब हमने इसका रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स लगाया तो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, मल्टीपल आर की वैल्यू ये आई, आर स्क्वायर की वैल्यू ये आई, एडजस्टेड आर स्क्वायर ये आया, स्टैंडर्ड एरर ये आया, ऑब्जर्वेशन इसमें 366 थी। इस पर एनोवा टेस्ट लगाया जिसमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ सिग्निफिकेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अब उसके टी टेस्ट के रिजल्ट्स इसके क्या बता रहे हैं। डेटा ऑफ HbA1c एंड वेस्ट हिप रेशो एस्टिमेटेड इंटरसेप्ट -0.1011 एंड स्लोप B1 यानी B0 वाई इंटरसेप्ट जो है वो ये आ रहा है, और B1 यानी स्लोप की वैल्यू ये आ रही है जब स्लोप कैलकुलेट किया। B0 एंड B1 कैन बी वेरीफाइड स्टैटिस्टिकली बाय सिग्निफिकेंस बाय टी टेस्ट। टी टेस्ट इज इक्वल टू B माइनस बीटा H0 SEB, वेयर B में बी द B0, यानी यहाँ का ये जो B0 है वो ये वैल्यू होगी, और या फिर B1 एंड बीटा H0 इज प्रपोर्शन पैरामीटर फॉर B0, यानी B0 का प्रपोर्शन होगा, परसेंटेज होगी, जबकि B1 या B0 का B1 का होगा, जो भी हम दे रहे होंगे, यानी इसमें एक B0 हो जाएगा और एक B1 हो जाएगा। अगर ये जो है वो B1 है तो ये B0 है, और SE क्या है, स्टैंडर्ड एरर है। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इसका, n इज इक्वल टू k, यानी n द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और k इज इक्वल टू 2, दैट क्योंकि दो इसमें वैल्यूज़ हैं, यानी एक x एक्सेस पे एक y एक्सेस पे, तो इंटरसेप्ट एंड स्लोप, तो k जो होगा वो 2 हो जाएगा, n माइनस k करेंगे तो आंसर इज़ 1। नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा, बीटा H0 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, और ऑल्टरनेट कहेगा नहीं 0 के बराबर नहीं आएगा। नाउ टी टेस्ट जब इसमें किया गया तो इंटरसेप्ट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, कोएफिशिएंट B0, वेस्ट हिप रेशो यानी B1, स्लोप हमने निकाला वो ये आया, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू आई, टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी टेस्ट की वैल्यू आई, और ये P वैल्यू ये आई हमारे पास, और 95% CI ये आया। अब इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें। इन दिस एग्जाम्पल H0 इज इक्वल टू 0 मीन्स नो लीनियर रिलेशनशिप, यानी अगर हम ये कहें कि ये 0 का मतलब है लीनियर रिलेशनशिप, और इसका मतलब है नो लीनियर रिलेशनशिप, तो नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेस्ट हिप रेशो एंड HbA1c। 95% CI इंडिकेट 0 डज नॉट लाई इन अपर एंड लोअर बाउंड, और ये जो है इसके दरमियान में कहीं 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये अपर और लोअर बाउंड में H0 जो है वो 0 नहीं आ रहा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज दैट देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन obesity and diabetes, so increase in obesity cause significant rise in diabetes and P value is significant। अब क्योंकि इसमें 0 की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, इसमें दोनों में कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा, और जो कि इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान में भी नहीं आ रहा, तो इसलिए ये नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया, और ये बता रहा है कि दोनों के दरमियान लीनियर, यानी ये तो नल हाइपोथेसिस कह रहा था नो लीनियर रिलेशनशिप, ये कह रहा है लीनियर रिलेशनशिप मौजूद है ओबेसिटी और डायबिटीज़ में, और वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट लीनियर रिलेशनशिप है। अब ये जो 6.4774 कोएफिशिएंट जो है, इसको हम इंटरप्रिटेशन कैसे लें, वो ये बता रहा है कि 1 यूनिट चेंज इन वेस्ट हिप रेशो कॉज 6.4774 यूनिट चेंज इन HbA1c लेवल, ठीक है, तो यानी एक 1 टाइम अगर ये वेस्ट हिप रेशो बढ़ेगा तो HbA1c इतने टाइम्स बढ़ेगा। नाउ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर स्क्वायर, इसमें जो आर स्क्वायर था उसकी इंटरप्रिटेशन क्या आएगी, ये जो यहाँ पिछली स्लाइड में हमने ये देखा है। लीनियर रिग्रेशन अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल, जो वाई एक्सिस में वेरिएशन है वो बताता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज OLS मॉडल फिट, जैसा कि मैंने बताया ये OLS मॉडल है। In mentioned example, variation in waist hip ratio explain large portion of variation in HbA1c level, यानी 1 unit change in waist hip ratio is equal to 6.4774 unit change in HbA1c level. Mathematically, it is R square. If R square reaches to 0, अगर R square reach हो जाता है 0 के, means 1 unit change
bring little change in HbA1c. If r square approach to 1, अगर ये 1 के बराबर होता है तो 1 यूनिट चेंज bring big change in HbA1c लेवल. तो अब हम ये देखते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है. तो ये ना तो 1 है ना 0 है, बल्कि 0 से ज़्यादा ही है. तो 1 नहीं है, यानी का मतलब ये हुआ कि कोई बहुत बिग चेंज भी नहीं लाएगा, और 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि जो उसमें दिखाता है कि स्मॉल चेंज लाएगा, तो वो वैसा भी नहीं है. ठीक है ना, कि ये 0 होगा तो 1 यूनिट चेंजेस लिटिल चेंज इन HbA1c. 1 भी नहीं है तो बिग चेंज भी नहीं लाएगा, यानी उसके दरमियान मॉडरेट चेंज लाएगा. यानी वेस्ट स्टेप रेशो जैसे जैसे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ हद तक वो HbA1c लेवल को बढ़ाएगा. इसके बाद हम आते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, बट दैट वी विल डिस्कस in the next lecture. Thank you very much.